देखो, एक होता है कि मैच जीत जाना, दूसरा होता है क्लिनिकल परफॉर्मेंस, डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस और उसके आगे होता है किसी को कूट देना, ठीक है? तो कल के मैच में ना हमने न्यूज़ीलैंड को कूट दिया है। न्यूज़ीलैंड मुझे लगता है इस मैच में ना वो फर्स्ट मैच के हैंगओवर से ही आया था कि उनको उनको रियलाइज़ हो चुका था कि इंडिया के खिलाफ खेलना है ना तो वो 200 रन का स्कोर भी कुछ नहीं काम आएगा। आपको बनाने होंगे 230, 240। तो न्यूज़ीलैंड फुल सही एटीट्यूड से आया था। मतलब उन्होंने बॉल 1 से एग्रेशन वगैरह देखे। फर्स्ट 3 ओवर में न्यूज़ीलैंड ने 43 रन्स बना लिए थे, ठीक है? लेकिन यार जब आप 230, 240 टारगेट कर रहे हो ना, तब आपको ना फिर आपको कोई बीच में ब्रीदर नहीं होता। आप कोई ओवर्स ऐसे धीरे से खेल नहीं सकते। आपको अगर विकेट कोई गिरता है तो नए बैट्समैन को आके सेटल होने का वगैरह कोई टाइम नहीं है। तो न्यूज़ीलैंड ने 3 ओवर में अच्छा शुरुआत तो कर लिया और लेकिन फिर ना वो विकेट गिरा क्योंकि आप इतना अग्रेशन दिखाओगे, इतना इंटेंट दिखाओगे तो आपको मतलब आपको हर एक ओवर में चौका-छक्का मारने का रिस्क उठाना है तो विकेट तो गिरना है। इतना आसान नहीं है वो 230, 240। तो विकेट गिरे, फिर भी न्यूज़ीलैंड केप्ट गोइंग। 200 10 ओवर में न्यूज़ीलैंड ने बना लिए थे 111 स्कोर। तो लगा कि हाँ, मतलब 230 के पाथ पे तो वो हैं। लेकिन 3 विकेट गिर गए थे। तो मतलब वो सिचुएशन थी ना कि यार एक शायद थोड़ा एक्स्ट्रा विकेट ही गिरा है उनका और जो होना है कि और मतलब इसके आगे 1 आध 2 विकेट और गिर जाए, तो फिर न्यूज़ीलैंड का मतलब वो 230 ना सडनली बहुत बड़ा और इल्यूसिव स्कोर बन जाता है। तो फिर वही हुआ और उसमें हमारे करने वाले यही थे वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे। शिवम दुबे ने फिर से वो जो पिछले मैच में डैरेल मिचेल का विकेट लिया था आखिरी ओवर पे, इस बार 12वीं ओवर में आके उसने 7 रन दिए। जब बाकी के बॉलर्स ना हमारे मेन बॉलर्स 12, 15, 17, 18 रन्स खा रहे थे, शिवम दुबे ने आके 7 रन दिए और 1 विकेट लिया डैरेल मिचेल का। और वो 3 विकेट से जब सडनली 4 विकेट हो जाता है ना, तो कोई भी टीम डिफेंसिव हो जाएगी। फिर ना वो लगने लगा था कि अब तो 230 तो मुश्किल ही है, 200 भी बन जाए तो भी अच्छा है। लेकिन वो 7 ओवर का जो फेज़ था ना, 11 ओवर से लेके ओवर नंबर 17 तक, 7 ओवर में न्यूज़ीलैंड सिर्फ 50 रन बनाया क्योंकि जैसे ही वो चौथा विकेट गिरा, फिर प्रेशर बना, फिर 5वां विकेट गिरा, कुलदीप ने अच्छा बॉल डाला। तो ये ऐसे अर्शदीप ने कमबैक करते हुए अच्छा पहले 2 ओवर में 36 रन खाए थे अर्शदीप ने, बाद में जब तीसरा ओवर डाला 4 रन दिए। तो ये सब चीज़ों की वजह से ना वो फिर से प्रेशर बन गया कि और फिर लगने लगा था कि भाई 50 ओवर भी मतलब सॉरी 200 रन भी नहीं कर पाएँगे। 7 ओवर में सिर्फ 50 रन बना पाया न्यूज़ीलैंड। वो तो आखिरी के 3 ओवर में उन्होंने 47 रन मारे। 47 3 ओवर में 47 रन मारे न्यूज़ीलैंड में। उसमें कुछ हद तक हमारी खराब गेंदबाज़ी, थोड़ी-सी ढीली-ढाली फील्डिंग भी इसकी थी और सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि हमारे पास बुमराह नहीं था। अगर बुमराह होता तो फिर तो इतना फिर तो 200 पार बिल्कुल ही नहीं होना था। फिर तो वो 190 तक ही पहुँचने वाले थे। लेकिन ख़ैर बाकी बॉलर्स को एक्सपीरियंस मिला बोल सकते हैं। हर्षित राणा ने डेथ ओवर में बॉलिंग पिटाई हुई, लेकिन एट लीस्ट एक चलो एक्सपीरियंस मिल गया। और लेकिन जब 208 भी हुआ ना, तो मुझे नहीं लगता कोई भी इंडियन फैन या फिर इंडियन एक्सपर्ट्स वर लाइक टू वरीड। एक तो ये मतलब ठीक है, 208 अच्छा टोटल है। 200 कभी भी कर लो आप, 200 प्लस कर लो, तो काफ़ी अच्छा टोटल है टी20 में क्योंकि ऑल यू नीड इज़ लाइक क्विक अर्ली विकेट्स और सडनली वो 200 का टारगेट वही 220, 230 जैसे लगने लग जाता है। जैसे आपके 2 विकेट गिरे क्विकली, फिर आप कंसोलिडेट करने लग जाते हो, थोड़ा-सा 1-2 ओवर शांति से खेल लेते हो, फिर वो सडनली जो आपका रिक्वायर्ड रन रेट है, वो ऑलमोस्ट पहुँच जाता है। फिर 14-15 की तरफ अप्रोच कर जाता है। तो जब 208 हुए ना, तो लगा कि कॉम हाँ, ठीक-ठाक बना लिया, लेकिन आई डोंट थिंक इंडिया में से कोई भी बहुत चिंता में था, खास करके जिस तरीके का इंडियन बैटिंग लाइनअप है यार। और दूसरी चीज़ जितनी ड्यू थी, इतनी ड्यू में तो मतलब वो 208 मतलब बेचारे बॉलर्स के फ़ेवर में वैसे भी कोई भी चीज़ नहीं है, ना रूल्स है, ना कुछ है। तो ऊपर से ड्यू आने के बाद तो मतलब बेचारों की हालत बहुत ही बुरी हुई थी। कल मतलब इतनी ड्यू थी कि
इसके बाद ना तुम सीधा बारिश में भी क्रिकेट मैच खिला लो। अगर कल की ड्यू अगर एक्सेप्टेबल है ना, तो आप बारिश में भी मैच खिला लो इसके बाद, क्योंकि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा। या फिर बारिश के लिए भी रुक जाओ ना, तो भी बारिश के बाद रुकने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पडल-वडल होंगे ना, उसमें खेल लो तुम, कोई दिक्कत है नहीं। कल कुछ उस तरीके का ही माहौल था। मान लो किसी ने ना वो ग्राउंड पे जो पाइप नलका रहता है ना, उसका टैप खुला छोड़ दिया, वो इतना। अच्छी बात ये थी कि ड्यू फ्रॉम द स्टार्ट थी। मतलब इंडिया की इनिंग, मतलब इंडिया जब बॉलिंग कर रहा था ना, तब भी ड्यू थी। 6:30 बजे ही कुछ तो ड्यू हो गया था। तो इंडियन बॉलर्स भी मतलब वो ब उनके हाथ से गेंद फिसल रही थी, वो सब उनके, वो भी ज़्यादा कंट्रोल के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वो सब चल रहा था। तो यही एक फ़ायदा था कि दोनों साइड के बॉलर्स का नुकसान था। यही एक इक्वालिटी थी इस मैच में। तो जब इंडिया ने बैटिंग शुरू की ना, तो इंडिया के ना 2 विकेट गिर गए क्विक। इसमें से एक चीज़ तो मैं चाह रहा था कि अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाए, लेकिन संजू सैमसन ने भी अपना विकेट डाल दिया। 1 ओवर में संजू सैमसन लगभग 2 बार ही आउट हो गए। उसमें से एक तो कैच छूटा, तो वो छक्का चला गया। लेकिन संजू ने बोला कि नहीं, मैं तो पहले ओवर में ही जाने वाला हूँ, तो वो आउट हो गया। अगली बॉल पे अभिषेक शर्मा आउट हो गया फर्स्ट बॉल पे। 7 बॉल में इंडिया की 2 विकेट्स जा चुकी थी, 8 रन लगे थे सिर्फ। 2 ओवर में इंडिया ने सिर्फ 8 रन बनाए। जब यार, और ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे पता है ये टीम अलग तरीके से खेलती है ये सब, अ, लेकिन जब 2 ओवर में 8 रन बने ना, तो मैंने जैसे बोला कि वो 208 वाला जो स्कोर है ना, वो सडनली 230 वाला बन जाता है, क्योंकि क्या है, 2 विकेट गिर गए, तो आप थोड़ा धीरे खेलोगे, कंसोलिडेट करोगे। और देखो, मैं अभी भी वो ट्रॉमा से जी रहा हूँ, जो हमने मैचेस गँवाए हैं ना टॉप ऑर्डर कोलैप्स के बाद, या फिर जो हम लोग एकदम शटर डाउन करके बैटिंग करते हैं, एक सेफ्टी की तरफ चल देते हैं। वो मैंने एग्ज़ाम्पल बहुत देखे हैं पास्ट में कि, तो मुझे तो लगा था कि भाई ये तो गया, मतलब अब पावर प्ले में हम लोग 40 भी रन बना लेना, 40-45 रन भी बना लेना, तो भी ठीक है मतलब। क्योंकि हम लोग शायद अब इस तरीके से ही खेलेंगे। हालाँकि खेलना नहीं चाहिए, ये मुझे भी पता है। खेलना नहीं चाहिए, खेलना तो आपको अटैक करके ही है, क्योंकि वही तरीका है मैच निकालने का। तो मुझे तो लग रहा था कि वो मेरा ट्रॉमा फिर से जाग गया था कल, फर्स्ट 2 ओवर के बाद। लेकिन थर्ड ओवर में जो ईशान किशन ने किया ना भाई, मतलब 21 रन मारे कुछ ईशान किशन ने, 2 ओवर में 8 रन बनाए हमने, 6 ओवर में 75 रन बना लिए थे हमने। आप सोच सकते हो कि पास्ट में, 2 साल पहले, 3 साल पहले जाके देखो, 4 साल पहले, कभी भी जाओ 2 साल से पहले, जब से ये टी-20 रेजिम से कभी भी पहले चले जाओ, और आप सोच के देखो कि 2 ओवर में मान लो इंडिया ने 2 विकेट गँवाए हैं, और पावर प्ले के बाद पावर प्ले खत्म होते-होते इंडिया ने 75 रन बना लिए। आपको एक एग्ज़ाम्पल नहीं मिलेगा ऐसा, जो कल किया। मैं मतलब इट इट वाज़ सच अ गुड सरप्राइज़ फॉर इंडियन फैन ना। मेरे को उस टाइम पे बिलीव हो गया कि भाई हाँ, हाँ, ये ठप्पा है, ये टीम अलग है। बस अब वो किसी वर्ल्ड कप के मैच में ये करके दिखाए, किसी प्रेशर सिचुएशन में करके दिखाए, फिर पता चलेगा कि हाँ, इन्होंने इन्होंने सच्ची में ट्रूली वो डीएनए बदला है। क्योंकि मेरे डीएनए से तो वो अभी भी ट्रॉमा थोड़ा बहुत है। मेरे को तो वही लगता है कि अब ये बचा-बचा के ही खेलेंगे। लेकिन नहीं, इन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना। बचा-बचा के खेला, तो सिर्फ़ सूर्य कुमार ने थोड़ा-सा, और जो मुझे लगता है बनता भी है उसका। उसने भी एट द कुछ सूर्य कुमार ने कल के मैच में 82 रन्स बनाए, ठीक है? उसमें से शुरू के 10 बॉल में उसने सिर्फ़ 10 रन बनाए थे। तो इसका मतलब है अगले सूर्य कुमार ने कुछ 37 बॉल खेले, तो अगले 27 बॉल में सूर्य कुमार ने 72 रन्स बनाए। मुझे लगता है यही तो करना है, कि सूर्य कुमार ने पिछले 2025 में 25 मैचों में वो 15 बारी ना 10 बॉल से पहले आउट हो चुका है। मेरी खाली वही रिक्वेस्ट है कि तुम बस ले लो। तुम वो 8-10 बॉल ले लो, क्योंकि उसके बाद जो तुम कर सकते हो ना, वो सिर्फ सूर्य कुमार कर सकता है। 280 के स्ट्राइक रेट से मारा है उसने उसके बाद। उसने और ईशान किशन ने जो पार्टनरशिप लगाई ना 122 रन की कुछ, वो ईशान किशन 9वें ओवर में आउट भी हो गया था। लेकिन वो 9वें ओवर में जब आउट हुआ ना, रिक्वायर्ड रन रेट 7 का आ गया था, 7। आप 208 चेज़ कर रहे हो, और 9th ओवर में आपका रिक्वायर्ड रन रेट 7 पे आ गया है।
मैच उसने खत्म कर दिया था। ईशान किशन ने बिफोर ही गॉट आउट मैच खत्म हो गया था। उसके बाद फॉर्मेलिटी बची थी। उसके बाद बस वो सूर्या का नॉट आउट वापस जाना बचा था। मुझे ये भी देख के अच्छा लगा कि यार शिवम दुबे को नंबर 5 पे खिला लिया और उस बंदे ने करके दिखाया यार। जैसे उसको नंबर 5 पे देखा ना, उसकी जो एक नेचुरल खेलने का तरीका है ना, उसको उस तरीके से खेलने मिला। उसने पहले 5 बॉल में ना, पहले 6 बॉल में 7 रन बनाए थे। एक भी चौका-छक्का नहीं था शिवम दुबे का। उसको भी हमें हमें ना एक परसेप्शन है कि वो पावर हिटर है, स्पिन डिसरप्टर है, ये है, वो है। आप शिवम दुबे की बैटिंग देखोगे ना, तो वो लेता है, वो भी वो 5-6 बॉल लेता है, उसको भी वो ज़रूरत पड़ती है पहले 5-6 बॉल लेने की। आई थिंक ये सारे मुंबई के प्लेयर्स को अप्लाई होता है ना, वो दे कम फ्रॉम दैट खड़ूस स्कूल ऑफ क्रिकेटिंग कि भाई थोड़ा बच के खेलो, वो अलोंग द ग्राउंड खेलो, पिच को देखो, विकेट मत फेंको। तो वो उनके डीएनए में है। वो ये इन सबका इंजन गरम होने में ना वो थोड़ा-सा टाइम लगता है। कि आप रोहित शर्मा का देख लो, सूर्य कुमार का देख लो, शिवम दुबे देख लो, वो इंजन गरम होने में टाइम लगता है, लेकिन जब वो इंजन गरम हो जाता है ना, फिर वो रुकता नहीं है भाई, वो फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा। तो लो यार, टी-20 में भी उतना टाइम है 5-6 बॉल वाला आपके पास, क्योंकि उसके बाद जो करने की एबिलिटी है ना, वो सिर्फ़ आप ही के पास है। तो वो ले लो, वो 10 बॉल ले लो। तो वो जैसे 6 बॉल लिए ना, फिर आया ईश सोधी स्पिन बॉलिंग पे। फिर दुबे ने दिखाया कि मुझे क्यों नंबर 5 पे आपको खिलाना चाहिए। उसने उसी ओवर में 2 छक्के मारे और उसका स्ट्राइक रेट वही दुबे ने एट द एंड 18 बॉल में 36 के 18 बॉल 36 रन बनाए, 200 के स्ट्राइक रेट से खेला है। और दुबे का ना 200 का स्ट्राइक रेट ना समझ में भी नहीं आता। वो इतना उसका ना कुछ एक लेज़ी एग्रेशन है। वो ऐसे वो अननेसेसरीली हर एक बॉल पे मारने नहीं जाता आप देखोगे तो। मतलब क्या होता है ना, कई बार आजकल टी20 में कोई भी बैट्समैन ना ऐसा आप देखोगे 20 बॉल में से ना वो 14-15 बारी लगभग इस तरीके से बल्ला घुमाता है कि बॉल के साथ-साथ बल्ला भी बाउंड्री पार निकल जाए। लेकिन उसमें से 3-4 बार फिर कनेक्ट ही नहीं होता। 3-4 बार सीधा फील्डर के पास चला जाता है। अल्टीमेटली कनेक्ट होता है 7-8 बारी और उस चक्कर में 40 रन बन जाते हैं। तो 20 बॉल में बनते तो 40 रन ही है। लेकिन इंप्रेशन ऐसे क्रिएट होता है कि भाई क्या एग्रेशन है, क्या इंटेंट है। मतलब बॉलर्स को अनसेटल कर दिया, ये वो। विजुअली ऐसा लगता है कि बहुत कुछ हो रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था, 200 के स्ट्राइक रेट से ही बैटिंग हो रही थी। दुबे का उल्टा है। दुबे ने अगर आप कल देखो ना 18 बॉल में 36 रन बनाए, उसमें उसने 3 छक्के मारे, 1 चौका मारा। 4 बार मतलब उसने बॉल बाउंड्री के पार पहुँचाया। उसने 4 बार ही बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर मारने के इरादे से बैट घुमाया है। बाकी का टाइम उसने ज़ोर लगाया ही नहीं है। आप देखो 4 या 5 बार आपको दिखेगा कि उसने ज़ोर से बल्ला घुमाया और जब घुमाया तब बॉल बाउंड्री के पार है। इसका मतलब ना वो तो उसका ना वो एग्रेशन समझ में नहीं आता। अगेन वन ऑफ दोज़ थिंग जिसकी वज़ह से वो शायद वो अंडररेटेड है थोड़ा-सा एज़ अ बैट्समैन कि उसने 4 ही बार घुमाया। वो जब मारा तो इतना दूर मारा था ना ईशुरी को छक्का। इवन जब डफी को उसने पुल शॉट पे छक्का मारा था कि वो फिर वो उसने मारने के बाद वो रहनी नहीं है बॉल अंदर। लेकिन अब देखो तो 4 बार उसने मारा, उस तो 14 बॉल में अगले उसने 36 रन बनाए, तो 14 बॉल में उसने 14 रन भाग-भाग के बनाए। 22 रन उसने चौको-छक्कों में बना लिए, 3 छक्के, 1 चौके के साथ। लेकिन बाकी के 14 बॉल जो उसने खेले, उसमें उसने 14 रन भाग के भी बनाए। दुबे के ना बैटिंग का ये एस्पेक्ट मुझे लगता है कई बार ना कोई भी नोटिस नहीं करता कि बहुत कम बार आप देखोगे कि वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहा है, सिंगल नहीं रहे, वो बैक टू बैक डॉट बॉल्स खेल रहा है। वो अगर एक आध डॉट बॉल भी खेले ना, तो अगले बॉल पे वो सिंगल ले लेता है। वो बैक टू बैक सिंगल अगर चौके-छक्के नहीं मार रहा है ना, तो उस दौरान वो सिंगल-सिंगल भागता रहता है। नेक्स्ट टाइम से ये चीज़ ज़रूर और ऑब्ज़र्व करना, क्योंकि उसकी वजह से ना उसको मुझे लगता है वो बहुत ही आराम से वो 200 के स्ट्राइक रेट तक पहुँच जाता है। तो ये सारी अच्छी चीज़ें हुई। इंडिया ने 15 ओवर में मैच खत्म कर दिया यार। मतलब इंडिया ने बोल दिया कि तुम अगर 230 भी बनाते ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी हम लोग शायद अगली 1 ओवर में मैच खत्म कर देते। तो शायद हम लोग 16 ओवर में मैच 17 ओवर में मैच खत्म कर देते। इतना ही फ़र्क होने वाला था। और ये जो सिग्नल जा रहा है ना कल के मैच का,
इसके पॉज़िटिव की बात करें तो ये जो सिग्नल है ना, ये बहुत बड़ा सिग्नल है। ये सिर्फ़ न्यूज़ीलैंड के लिए नहीं है, ये सारी टीम्स के लिए जो इंडिया के खिलाफ खेलेंगी। क्योंकि जब जैसे कल न्यूज़ीलैंड भी उतरा था कि उनको तो लग रहा था कि भाई 230 तो बनाने ही पड़ेंगे। उनको मैच के एंड में रियलाइज़ होगा भाई 230 से भी कुछ नहीं होने वाला। ये सिग्नल अब सारी टीम्स को जा रहा है कि जो भी टीम इंडिया के खिलाफ उतरेगी, आपको 230, 240 तो बनाने ही है। और जब आप ये एक्स्ट्रा प्रेशर लेके निकलोगे ना, उतरोगे मैदान पे पहली बैटिंग करते हुए भी, कि भाई हमको 230 तो बनाने ही है। तो ये बहुत ही एक एडेड प्रेशर है। मतलब इवन दो आप पहली बैटिंग कर रहे हो, लेकिन आप स्कोरबोर्ड प्रेशर लेके चल रहे हो। क्योंकि फिर आपको वो आपके बैट्समैन्स को वो रिस्क उठाना है। आपको पूरे के पूरे 20 ओवर हर एक ओवर में चौका-छक्का चाहिए। आपके किसी भी बैट्समैन को इसका मतलब है वो लग्ज़री अलाउ नहीं कर सकते अपने आप को सेटल होने की। तो ये प्रेशर के साथ जब टीम उतरेगी ना, तो ये एडवांटेज टू टीम इंडिया है बॉस। ये मुझे लगता है बहुत बड़ा पॉज़िटिव है। दूसरा पॉज़िटिव है ऑफ़ कोर्स सूर्य कुमार ने जो 82 रन्स बनाए इस मैच में। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग सब अच्छा रहा। सूर्य ने सब सही बैटिंग की, लेकिन वो जो सूर्य को हमने देखा है ना, जब वो फुल फ्लो में होता है, तब मतलब वो जब चाहे जिधर की भी बॉल हो, वो आउटसाइड द ऑफ वाली बॉल को फाइन लेग पे छक्का मारना हो, वो सब वो कहीं से भी, कहाँ से भी बॉल घुमा सकता है, परफेक्ट टाइमिंग के साथ, परफेक्ट कंट्रोल के साथ खेल सकता है, गैप को पियर्स कर सकता है। उतना कंट्रोल नहीं दिखा, ठीक है? देयर वर मिस टाइम शॉट्स, प्ले एंड मिस, लेकिन उसने बनाए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो एक 10% जो फ्लुएंसी हमने देखा है ना सूर्या को बैटिंग करते, वो नहीं है अभी भी। मुझे लगता है एक और इनिंग, उसमें भले 50 रन ना बने, बट खाली अगर अगले मैच में या फिर आने वाले किसी भी एक मैच में सूर्या वो 40-50 डिस्ट्रक्टिव और फुल्ली इन कंट्रोल बता देना, तो फिर वो बात तय है और उसके लिए ये इनिंग ही काम आएगी। क्योंकि भले भी आप कैसे भी रन बनाओ, जब आपने 80 रन बनाए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस तो स्काई हाई है और दूसरी टीम और अंडर प्रेशर है कि ओह शिट! ये बंदा अब फॉर्म में आ गया है। तो वो एक और इनिंग की मुझे लगता है ज़रूरत है टू ऐसा स्टैम्प इट कि सूर्या इज़ बैक इन फॉर्म। तो वो एडवांटेज रहा। तीसरा एडवांटेज था ईशान किशन। ईशान किशन मतलब पता नहीं, अब अगर जैसे चल रहा है, संजू ने अभी हो गया है, 2-3 मौके गँवा दिए और यार इंडियन टीम है, हर बार आप 2-3 मैच में परफ़ॉर्म नहीं करोगे ना, सवाल तो उठने हैं। अगर आई आई डोंट मैं चाहता नहीं कि ऐसा हो। संजू शुड स्टार्ट इन इंडियाज़ टी20 वर्ल्ड कप। लेकिन अगर ये पूरे 5 मैच में अगर संजू के स्कोर नहीं आते एंड ईशान किशन मान लो ऐसे 1 आध 2 और इनिंग खेल जाता है, तो टीम इंडिया के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव ही चीज़ है कि आपका बैकअप बैट्समैन भी रन बना रहा है और वो मैच रेडी है। लेकिन शायद उसके बाद ना फिर संजू की एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़ संजू की पोज़ीशन पे फिर से सवाल उठने लग सकते हैं। अनफॉर्च्यूनेट है बट दैट्स व्हाट द रियलिटी इज़। तो संजू को कुछ रन्स बनाने होंगे। इसके अलावा यार बाकी सब तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव था इस मैच में। अब अगली मैच में मैं बोलूँगा ना, तो यार मत खिलाओ। अब ना वरुण चक्रवर्ती को मत खिलाओ, उसको ज़्यादा एक्सपोज़ मत करो, उसकी मिस्ट्री ना मिस्ट्री रहने दो। न्यूज़ीलैंड को उसको डिकोड मत करने दो। न्यूज़ीलैंड ना बहुत डेटा, स्टैट्स और पूरा प्लानिंग के साथ, गेम प्लान के साथ चलने वाली टीम है। उन्होंने अगर वरुण को डिकोड कर दिया ना, तो वो अपने को वर्ल्ड कप में महँगा पड़ जाएगा, क्योंकि फिर सारी टीम डिकोड्स कर लेंगे उसको। तो वरुण को मत खिलाओ। कुलदीप निग्गल अच्छा खेला है, उसी को कंटिन्यू करो। जब बुमराह वापस आ जाएगा, तो फिर आपका सिर्फ हर्षित मतलब वो जो चेंज होने वाले इंजरी की वजह से, जो आज 2 चेंजेस थे अक्सर और बुमराह वाले, वो होंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूँ वरुण को भी बिठा दो। हमें पता चल गया आज के मैच में भी वरुण ने अच्छा डाला। तो उसको उतना खाली चेंज करो एंड प्लीज़ स्टिक टू दिस सेम बैटिंग लाइनअप, बैटिंग ऑर्डर भी मैं बोलूँगा कि दुबे को भेजो वो 5 पे। उसने दिखाया कल कि वो 5 पे उसके लिए बहुत सही जगह है। फिर आपके नीचे रिंकू और हार्दिक वो फिनिश करने के लिए आखिरी के 5 ओवर में सही है। मतलब ऐसे लग रहा है यार, मतलब ना खोद-खोद के चीज़ें निकालनी पड़ रही है कि नहीं-नहीं क्या गलत हो गया, क्या सही हो सकता था, ये वो। फील्डिंग तो हमारी गलत
वो तो होती ही रहती है। कल तो न्यूज़ीलैंड की भी फील्डिंग गलत हो रही थी। मतलब अगर न्यूज़ीलैंड की फील्डिंग गलत हो रही है ना, तो वो फील्डिंग की प्रॉब्लम नहीं है, वो प्लेइंग कंडीशंस की प्रॉब्लम है, वो उस ड्यू की प्रॉब्लम थी। बेचारे ऐसे सँभल-सँभल के भाग रहे थे, पता नहीं चल रहा था कब स्लाइड लगाना है, कब डाइव लगाना है, उनको ग्रिप ही नहीं मिल पा रहा था। बॉल को ऐसे पिकअप करने जा रहे थे कि भई बॉल तक तो पहुँचे, उससे पहले ही ना फिसल जाए। तो यार ये कंडीशंस-वंडीशंस थोड़ी अगर ठीक-ठाक मिले ना, तो मैचेस में मज़ा भी आए। मतलब अच्छा लगा कि इंडिया ने न्यूज़ीलैंड को कूट दिया। एज़ अ फैन तुम वैसे मैचेस देखना चाहते हो कि दूसरी टीम को कूट ही दिया। कि एज़ अ इंडियन फैन तुम देखना चाहते हो, लेकिन एज़ अ क्रिकेट फैन ना तुमको ये भी चाहिए कि भाई कुछ कॉम्पिटिशन भी तो बने। थोड़ा बैलेंस हो बैट एंड बॉल के बीच, थोड़ी टफ कंडीशंस भी इंडियन बैट्समैन को मिले। ये इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो वो उल्टा भी होने लगता है कि यार ये वर्ल्ड कप में जाके खराब ना हो जाए। तो अगले कुछ मैचेस में थोड़ा-सा डिफिकल्ट सिचुएशन से इंडिया मैच जीत जाए, थोड़े से टफ कंडीशन, बैलेंस कंडीशन, टफ भी नहीं बोलूँगा यार। बैलेंस कंडीशंस मिल जाए तो थोड़ा बॉलर्स की भी मदद हो, तो फिर इंडिया के बैट्समैन का और एक टेस्ट हो कि कल अगर मान लो आप 240 वाली पिच नहीं मिल रही, आप 180 वाली ही पिच है, तो क्या आप उस तरीके से अपने आप को अडैप्ट कर सकते हो? तो अगले कुछ मैचेस में ना आई वुड लाइक टू सी दीज़ थिंग्स। आपको क्या लगा कल के मैच में ज़रूर बताना।